हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से धोखा मिल रहा है। केजरीवाल ने पीएम के नाम लिखे एक पत्र में उन तारीखों का जिक्र कर याद दिलाया गया कि कब कब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जाटों के लिए आरक्षण का वादा किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्था में दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को दिल्ली के जाटों की याद चुनाव से पहले आती है। दिल्ली के अंदर राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। दिल्ली की स्टेट ओबीसी लिस्ट में 5 और जातियां हैं जो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। देखने में तो यही लगता है कि जाट आरक्षण की मांग कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक लगाया है, पर हकीकत कुछ और ही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार को बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्र के पास भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु टोकन लेने के लिए उमड़ पड़े और इससे भगदड़ मच गई। इस दौरान 40 अन्य लोग घायल भी हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया और तिरुपति में घटनास्थल का दौरा भी किया। सीएम नायडू ने अस्पताल जाकर भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना घटी है, ऐसी जगह पर जो नहीं होना चाहिए था। सीएम ने कहा, मैं घटनास्थल पर गया, बारीकी से देखा, सभी घायलों और मृतकों के परिजनों से बात की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मैं इस पवित्र स्थान को फिर से पवित्र बनाने का काम सुनिश्चित करूंगा। मैं यूओ चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक का उद्देश्य चुनाव से पहले दिल्ली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। दिल्ली चुनाव के विभिन्न पहलुओं जैसे बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया, विज्ञापन आदि की देखरेख के लिए गठित लगभग 43 समितियां बैठक के दौरान फीडबैक देंगी। भाजपा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है और जेपी नड्डा ने आगे की राह पर मार्गदर्शन दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने भाजपा नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। टिकट चाहने वालों को नड्डा ने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लड़ाई पार्टी को 26 साल बाद सत्ता में वापस लाने की है। न्यूज एजेंसी एआई के मुताबिक इस बैठक में वीरेंद्र सचदेवा, विजयंत पांडा, अलका गुर्जर, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, योगेश चंदोरिया, सतीश उपाध्याय, मनजीत सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल, पवन शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन एवं बांसुरी स्वराज एवं अन्य उपस्थित थे। जेपी नड्डा ने प्रगति की समीक्षा की और सदस्यों के साथ सफलता का मंत्र साझा किया और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को 2025-26 के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजनाएं यानी एरिया स्पेसिफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, विशेषकर सड़क स्रोतों से उत्पन्न होने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण जिसने वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है। आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और नीमराड़ा जैसे रणनीतिक शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। इन क्षेत्रों के लिए आयोग ने एक दिशा निर्देश फ्रेमवर्क प्रदान किया है, जिसमें नियमित सड़क सफाई, सड़कों के किनारे हरियाली और निर्माण स्थलों के लिए धूल नियंत्रण उपाय शामिल है। इस उद्देश्य के लिए एक मानक फ्रेमवर्क को कई स्टेक होल्डर्स के सहयोग से लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तर भारत समेत दिल्ली, एनसीआर में बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वीकेंड पर बारिश के साथ शीतलहर लौट सकती है। राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि
आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर तापमान और गिर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। शनिवार एवं रविवार को हल्की वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और मंडलाध्यक्षों के चुनाव के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने लखनऊ का 2 दिन का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता रेखा वर्मा और महेंद्र सिंह से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी दलित या ओबीसी समाज से यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है। दरअसल ठीक 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मतलब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव की जिम्मेदारी भी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बीजेपी की सीटों की संख्या 62 से घटकर 33 हो गई। इस तरह से बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। खराब नतीजों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी की थी। यूपी में बीजेपी कई गुटों में बंटी हुई है। संगठन और सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दलों की भी नाराजगी है। ऐसे में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर कांटों का ताज होगा। सबको साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। बीजेपी के लिए दिल्ली अब तक दूर ही रही है। 1956 के बाद पहली बार 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का गठन हुआ तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मदन लाल खुराना सीएम बने। 5 साल के कार्यकाल में मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनी। मदर 1998 के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। शीला दीक्षित सीएम बनी और 2003-2008 में भी लगातार बीजेपी को हराते हुए सीएम बनी। सन 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली में जन लोकपाल की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठते हैं, जिसे देश भर के लोगों का सहयोग मिलता है। अरविंद केजरीवाल एक सेवक की तरह अन्ना हजारे के साथ रहते हैं। कांग्रेस की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगते हैं। शीला सरकार भी कई तरह के आरोपों में घिर जाती है। 2 अक्टूबर 2012 को अन्ना हजारे के मना करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बना देते हैं और नाम रखते हैं आम आदमी पार्टी। 2013 में विधानसभा चुनाव हुए तो सभी को चौंकाते हुए आप 70% वोटों के साथ 28 सीटों पर जीत गई। 2008 में 40% से अधिक वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास महज 70% वोट रह गए और वो महज 8 सीट जीत पाई। बीजेपी का वोट शेयर भी 2008 के 3% के मुकाबले 2% आ गया। वो 31 सीटें जीत तो गई, लेकिन बहुमत के आंकड़े से चूक गई। फिर कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन न करने की कसम खाने वाले और उसे भ्रष्टाचार की जननी बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने उसी की मदद से सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 49 दिनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास न कोई एजेंडा है और न ही कोई लीडरशिप। दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वहीं उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने हम भाजपा के साथ नहीं है और न ही हमारा उनसे कोई संबंध है। INDIA गठबंधन स्थायी है, यह हर दिन और हर पल के लिए है। INDIA की आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर 7 दिसंबर को नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना, अबिटी, सपा ने समर्थन किया था। इस पर भाजपा ने कमेंट किया था, विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वे अब भी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं।
गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों होदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को सुनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में अवर सचिव सामान्य प्रशासन श्रेयस डिसिल्वा ने सभी विभागों के प्रमुखों को मन की बात सुनने और कार्यक्रम में दिए गए सुझावों से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सर्कुलर पोस्ट कर लिखा, मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम शासन के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में नागरिकों के विचारों पर प्रकाश डालता है, जो समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साझा की गई सफलता की कहानियों और बेस्ट प्रैक्टिस को शासन में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।